हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर स्टेम सेल्स। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेल्स विभाजन करती हैं, ठीक है, तो विभाजन के आधार पे 4 प्रकार की कोशिकाएं हमने कल देखी थी। आज हम आ जाते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टेम सेल्स। देखिए, बचपन से आपने स्टेम सेल्स के बारे में, स्तंभ कोशिकाओं के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। बेसिकली स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जो न केवल विभेदित हो सकती हैं बल्कि शरीर के किसी भी अन्य भाग का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स के अंदर, स्तंभ कोशिकाओं के अंदर वो योग्यता, वो क्षमता पाई जाती है जिससे ये शरीर के किसी भी भाग का निर्माण कर सकती हैं। और यदि बात करें हम विभाजन की, तो जितने भी विभाजन कल हमने पढ़े थे, विभाजन के आधार पे जो हमने 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, वे सभी कोशिकाएं स्टेम सेल्स हो सकती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि स्टेम सेल्स अनेकक्षम भी हो सकती हैं, पूर्ण शक्त भी हो सकती हैं, बहुशक्त भी हो सकती हैं और विभेदित कोशिकाएं भी हो सकती हैं। स्टेम सेल शरीर के किसी भी भाग का निर्माण कर सकती है। तो यदि बात करें हम परिभाषा की, तो स्तंभ कोशिकाएं वह है जो किसी संवर्धन माध्यम में अनंत काल तक विभाजन कर सकती हैं तथा शरीर के किसी भी भाग का पुनर्निर्माण, या तो पुनर्निर्माण कह लीजिए या निर्माण कह लीजिए, कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि स्तंभ कोशिकाएं क्या है? स्तंभ कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जो शरीर के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण कर सकती हैं। और पहली चीज मैंने लिखी है कि स्तंभ कोशिकाएं वह है जो किसी संवर्धन माध्यम में अनंत काल तक, आपने उसको किसी कल्चर मीडियम में रखा स्टेम सेल्स को, तो जब तक आप चाहे, जब तक उसको संवर्धन माध्यम अर्थात कल्चर मीडियम मिलेगा, तब तक वो रेगुलर कंटिन्यूअस ग्रोथ कर सकती है। अनंत काल का मतलब होता है कि कोई निश्चित काल नहीं है। जब तक आप उसको संवर्धन माध्यम प्रोवाइड कराते रहेंगे तब तक वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी और जिस भी पार्ट का आपको फॉर्मेशन करना है उस पार्ट का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी ये रखती है। एक विशेष बात और है इसके बारे में कि स्तंभ कोशिकाएं पूर्णशक्त, अनेकक्षम तथा बहुक्षम प्रकार की होती हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो स्तंभ कोशिकाएं हैं वो केवल पूर्ण शक्त हैं या अनेकक्षम है। जी नहीं, स्तंभ कोशिकाएं सभी प्रकार का विभाजन कर सकती हैं। वे पूर्ण शक्त भी हो सकती हैं, अनेकक्षम भी हो सकती हैं, बहुक्षम भी हो सकती है, साथ ही साथ विभेदित भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? विभेदित। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि स्तंभ कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो शरीर के किसी भी पार्ट का फॉर्मेशन कर सकती हैं यदि आप उसे कल्चर मीडियम में रखें, और जब तक कल्चर मीडियम आप उसे प्रोवाइड कराएंगे तब तक वो कंटिन्यू ग्रोथ करके जो भी आपका पार्ट का फॉर्मेशन करवाना है उसका फॉर्मेशन कर सकती है, अर्थात अनंत काल तक विभाजन कर सकती है। अब यदि बात करें हम स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार की, तो स्तंभ कोशिकाओं में भी हम प्रकार पढ़ेंगे कि बेसिकली जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं वो कहां कहां से मिलती है। तो स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार हम पढ़ेंगे उनके स्रोत के आधार पे कि अब ये स्तंभ कोशिकाएं मिलती कहां से हैं, कहां से इनकी उत्पत्ति होती है, कैसे बनती हैं और कैसे हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार। ये भी आपको पढ़ने हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। विभाजन के आधार पर जो कोशिकाएं थी वो हमने कल डिस्कस करी थी, वो भी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ स्तंभ कोशिकाओं के जो प्रकार है
वो है उनके स्त्रोतों की प्राप्ति के आधार पे, कि आपने उन्हें कहां से प्राप्त किया है, स्त्रोत क्या था, सोर्स क्या था। कोई भी चीज की यदि आप प्राप्ति करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स होता है जहां से आपको वो चीज मिलती है। तो स्तंभ कोशिकाओं के स्त्रोत क्या हैं, तो स्त्रोत व विभाजन के आधार पे स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार अब हम देख लेते हैं। इन्हें कहां से प्राप्त किया जाता है, इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, स्त्रोत या स्थिति एक ही बात है, या तो आप स्त्रोत कह लीजिए या आप स्थिति कह लीजिए। स्त्रोत का मतलब भी वही हुआ कि क्या सोर्स है, कहां से मिल रही है, और स्थिति को कहते हैं इंग्लिश में लोकेशन, कि किस स्थिति पे या किस जगह से इनकी प्राप्ति जो है वो हो रही है। तो यदि स्त्रोत व स्थिति के आधार पर स्तंभ कोशिकाओं को हम देखें तो सबसे पहला प्रकार है भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं। नाम से ही पता चल रहा है आपको, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, यानी कि जो कहां से मिलेंगी, भ्रूण से। इंग्लिश में बोलेंगे इसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। भाई भ्रूणीय स्तंभ कोशिका यानी कि जो भ्रूण से प्राप्त हो रही है वो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं हो गई। सेकंड है भ्रूणीय जन कोशिकाएं। इन्हें बोलेंगे एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, ठीक है, यानी कि वे स्तंभ कोशिकाएं जो जर्म या जो जनन स्तरों से मिल रही है। जनन स्तर आपको पता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो उन्हें हमने कह दिया भ्रूणीय जन कोशिकाएं। थर्ड है फीटल स्टेम सेल्स। ठीक है, फीटल स्टेम सेल। अच्छा, फीटस क्या होता है, देखिए एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है फीटस। फीटस होता है जब जो भी एम्ब्रियो, तो क्या होता है इनिशियल स्टेज में हम उसे कहते हैं एम्ब्रियो, जब उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लिम्स का, हाथ पैरों का बनना शुरू हो जाता है, अर्थात बेबी का जो डेवलपमेंट है वो जब स्टार्ट हो जाता है, तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं, फीटस। तो वहां से जो स्टेम सेल्स मिलेंगी, ठीक है, उसे हमने नाम दे दिया फीटल स्टेम सेल्स। और फोर्थ टाइप की यदि हम बात करें तो वयस्क स्टेम सेल्स, अडल्ट स्टेम सेल्स, यानी कि जो अडल्ट यानी कि जो वयस्क जीव से मिल रही है वो हो गई वयस्क स्टेम सेल्स। तो ये तो हो गए 4 प्रकार की स्थिति और स्त्रोत के आधार पे स्तंभ कोशिकाएं इन 4 प्रकारों से या इन 4 स्थितियों से हमें प्राप्त हो सकती हैं, जिसमें पहला है भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, भ्रूणीय जन कोशिकाएं, फीटल स्टेम सेल और वयस्क स्टेम सेल। अब फटाफट से हम देख लेते हैं एक एक का डिवीजन की ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, यानी कि भ्रूण से प्राप्त होने वाली स्तंभ कोशिकाएं, जो कि स्तंभ कोशिकाओं की प्राप्ति के आधार पर उनका पहला प्रकार है। तो यदि हम बात करें कि ये जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं होती हैं ये कहां से मिलती हैं, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ICM, इनर सेल्यूलर मास, की जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है 4 या 5वें दिन का, उस समय जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं तथा बाहर की तरफ एक स्तर बनता है जिसे हमने नाम दिया था प्लेसेंटा। तो अंदर की तरफ जो इसमें कोशिकाओं का ग्रुप होता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है, क्लस्टर होता है, उसे हम कहते हैं ICM, अर्थात आंतरिक कोशिका पिंड। तो ये ICM क्या है, ये ICM एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्तंभ कोशिकाओं का समूह है। क्यों है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनिशियल स्टेज में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यहाँ जो कोशिकाएं स्तंभ कोशिकाएं होती हैं वे अनेक प्रकार की होती हैं। क्यों, क्योंकि वह शरीर के अनेक भागों का निर्माण करती हैं, लेकिन पूर्ण शक्त नहीं होती। यदि पूर्ण शक्त होती तो वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से करते, बहुत सारे भ्रूण बना लेते हैं, लेकिन भ्रूण कितना बनता है, 1 बनता है, और वही ग्रोथ करके जो है एक ग्रोथ पीरियड पूरा फॉलो करके और शरीर से बाहर आता है, उसकी प्राप्ति होती है हमें। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं ये शुरुआत में तो पूर्ण शक्त होती हैं, लेकिन धीरे 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 ये अनेकक्षम होती जाती हैं, और अनेकक्षम होने के बाद में ये बहुक्षम होती जाती हैं। कहने का अर्थ ये पूर्ण शक्त क्यों नहीं रहती है, क्योंकि पूर्ण शक्त रहेगी तो एक भ्रूण से फिर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण शक्त का मतलब ही क्या था, जो संपूर्ण जो है जो भी चीज है उसका फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये अनेकक्षम प्रकार की होती
होती है तथा ये भ्रूण के तीनों जनन स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण कर सकती है। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, अनेकक्षम। अनेकक्षम का अर्थ क्या था, जिसके अंदर बहुत सारी क्षमता होती है, प्लूरीपोटेंट, जो बहुत तरीके के कार्य कर सकती है। तो ये तीनों जनन स्तर बनाएगी और इन जनन स्तरों से बनने वाले अंगों का निर्माण भी करेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रकार। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार, भ्रूणीय जन कोशिकाएं। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जन कोशिका यानी कि कहां से मिलेंगी, जनन अंग या जनन कोशिकाओं से संबंधित ये चीज है। ठीक है, तो प्राप्ति स्थल क्या है इसका, ये उस स्थान से प्राप्त की जाती है जो विकसित हो चुके, यानी कि यहाँ पे भ्रूण का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भ्रूण से मिलेगी, जी नहीं। मानव के परिवर्धन में जब ह्यूमन बीइंग की बात ली है एग्जाम्पल में यहाँ पे, कि जब ह्यूमन का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो 10 वीक्स के भ्रूण में उपस्थित जननधीय उभार, ठीक है, जो उसके जननधीय उभार होते हैं, वहां से प्रिमोर्डियल जनन कोशिकाएं निकाल ली जाती हैं, जो आगे जाकर ये निश्चय करने वाली थी कि नर है या वो मादा है, अर्थात जो वयस्क शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं भ्रूणीय जन कोशिकाएं तथा ये अनेकक्षम प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली थी आपकी भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, दूसरी है भ्रूणीय जन कोशिकाएं। जहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, उन्हें ही निकाल लेते हैं, जो आगे जाके स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन करने वाली थी। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था तब हमने इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। प्रीमोर्डियल का मतलब ही क्या होता है, जो आगे जाके मॉडिफाइड होने वाली है स्पर्म या फिर ओवम में, तो वहां से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और ये कब मिलती है, 10वें वीक में देखने को मिलती है। और इनकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये अनेकक्षम अर्थात प्लूरीपोटेंट टाइप की होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फीटल स्टेम सेल्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें, जो तीसरा प्रकार है वो है बेटा फीटल स्टेम सेल्स, यानी कि जो फीटस से, अभी मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि व्हाट इज एम्ब्रियो और व्हाट इज फीटस। जब एम्ब्रियो के अंदर लिम्ब फॉर्मेशन, हाथ पैर बनना जब स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, तो उसे हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं, फीटस। उसे कभी भी हम एम्ब्रियो नहीं कहते। तो जब फीटस से स्तंभ कोशिकाओं को अलग कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो इस प्रकार की स्तंभ कोशिकाओं को कहते हैं फीटल स्टेम सेल या फीटस स्टेम सेल्स, यानी कि जिनका प्राप्ति स्थल क्या है, बेसिकली फीटस। तो फीटस से जब स्टेम सेल्स को सेपरेट कर लिया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं फीटस स्टेम सेल्स। एक बात और आपको याद रखनी है कि इस फीटस स्टेम सेल को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको एम्ब्रियोनिक ना बोल के फीटस अलग से कैटेगराइज क्यों किया, क्योंकि यदि डेवलपिंग एम्ब्रियो में से आप निकाल रहे हैं, यदि इनिशियल स्टेज में निकाल लिया है तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और जब उसमें हाथ पैरों का फॉर्मेशन, लिम्ब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है तो उसे हम एम्ब्रियो ना बोल के क्या बोलेंगे, फीटस। और यदि वहां से स्टेम सेल्स को सेपरेट किया जाए तो अब उन स्टेम सेल्स का एक स्पेसिफिक नाम होगा विच इज फीटल स्टेम सेल्स। स्टूडेंट्स को मेन कंफ्यूजन जो रहता है वो इसी चीज में रहता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि स्टेम सेल्स की प्राप्ति आपको एम्ब्रियो से हो रही है तब तो वो हो गई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और यदि वो स्टेम सेल्स आप फीटस से ले रहे हैं, उनकी प्राप्ति आपको फीटस से हो रही है, तो वो हो गई फीटल स्टेम सेल्स। जो फोर्थ टाइप है वो है अडल्ट स्टेम सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है आपको, अडल्ट यानी कि कहाँ मिलेगी ये, किसी भी वयस्क जीव जंतु या वयस्क मानव की बात कर लीजिए। और यदि बात हम करें इसके एग्जाम्पल की, तो ह्यूमन बोन मरो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बोन मरो जो है अस्थि मज्जा जिसे आप कहते हैं हिंदी में, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं वे होती है बहुशम प्रकार की। बहुशम क्यों बोला हमने, बनाती तो बहुत सारी सेल्स हैं, ये भी अपने जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, लेकिन वो कोशिका किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ही रिलेटेड होती है। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं केवल एक निश्चित भाग की कोशिकाओं का ही निर्माण कर सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे सभी भागों का निर्माण कर लेंगी, नहीं। ये कैसी होती हैं, बहुशम अर्थात मल्टीपोटेंट होती हैं। तो अस्थि मज्जा से संबंधित जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको बनाने का कार्य ये करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बोन मरो सेल्स। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा स्टेम सेल्स का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इसमें कि ये स्टेम सेल्स जो है इनके क्या यूज है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, या इनकी फ्यूचर में क्या उपयोगिता है, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हम वो भी लुकआउट एक बार कर ले। सबसे पहला इसका यूज है इन मेडिसिन। जो भी नई नई मेडिसिन बनती है, आपको पता है नई नई मेडिसिन बनती ही रहती है, साइंटिस्ट जो है उस पर काम करते रहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, मान लीजिए ह्यूमन
ह्यूमंस के लिए जो बन रही है मेडिसिन, तो इन्हें सबसे पहले आपको पता है माइस पे कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो चूहे पे कराया जाता है। तो मान लीजिए चूहे की प्राप्ति नहीं है या जो भी है, पशु से यदि ज्यादा लगाव है या नहीं, हम उनको हानि पहुंचाना चाहते, तो हम इन मेडिसिन को डायरेक्ट स्टेम सेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इनके जो होने वाले इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला इसका यूज है वो है मेडिसिन के अंदर की जो भी नई औषधियां जो बनती हैं उन्हें हम डायरेक्टली किन पे अप्लाई करेंगे, स्तंभ कोशिकाओं पे, ताकि हमें ये पता लगे कि इसके क्या एडवांटेज है या फिर क्या डिसएडवांटेज है। सेकेंड इसका जो पर्पस है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जन्मजात होती है या जन्म के बाद भी होती है, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं लाइलाज बीमारियां, जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी जिनका क्योर नहीं है। ठीक है, प्रिवेंशन ही जिनका क्योर है। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स या जो भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली हम कहाँ अप्लाई करें, स्टेम सेल्स पे। तो वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो अपने आसपास देखने को मिलती हैं, आपने भी देखी होंगी, डायबिटीज, कैंसर, हेपेटाइटिस और हार्ट फेलियर। ये 4 बेसिक वो डिजीज है जो हर घर में या मेनली आपको देखने को, सुनने को आसपास अपने मिल ही जाती हैं। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए, ठीक है, इन बीमारियों के इलाज के लिए क्यों ना स्टेम सेल्स का यूज ले लिया जाए। तो स्टेम सेल्स का यूज इन बीमारियों के इलाज में भी लिया जा सकता है कि डायरेक्टली स्टेम सेल्स पे अप्लाई करा के ये देखा जाए कि ये जो ड्रग्स है क्या इनकी वजह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और नेक्स्ट है एकेडमिक पर्पस। एकेडमिक पर्पस आप समझते हैं, कोई भी चीज एकेडमिक पर्पस होता है उसका मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई में। ठीक है, स्टेम सेल्स से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो स्टेम सेल्स यदि वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, उन्हें दी जाएंगी साइंटिस्ट को, तो वो उसकी उपयोगिता के बारे में और अधिक बता पाएंगे। एकेडमिक पर्पस उसे ही कहते हैं हम कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, कि कुछ भी जो चीज हम किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो और अधिक हमें उसके बारे में जानकारी मिले। तो और अधिक जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब हमें उसकी उपलब्धता होगी, यानी कि जब हमें वो प्रोवाइड होगा। तो स्टेम सेल्स यदि हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसका एकेडमिक पर्पस की वजह से हम ये जान पाएंगे कि उसकी और अधिक उपयोगिता इन उपयोगिताओं के अलावा क्या है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 2 था यूनिट 3 का वो आज खत्म हो गया है। एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, कुछ भी इसमें रटने वाली या कुछ भी हेजिटेट होने वाली कोई भी चीज नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमने आज की वीडियो में समझ ली। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इस यूनिट का जो अगला हमारा चैप्टर है वो।